आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन के बारे में हमने पिछली 9th क्लास में पढ़ लिया था। मोशन के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, स्पीड, वेलोसिटी में डिफरेंस, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। लेकिन इसके साथ साथ हमको पुरानी चीज़ों को भी रिकॉल कर कर चलना पड़ेगा, क्योंकि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का ये जो चैप्टर है इसमें प्रीवियस जो हमने पढ़ा था उन सारी चीज़ों की भी जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम उन सारी चीज़ों को रिकॉल करते हैं, फिर हम अपने चैप्टर को आगे पढ़ाएंगे। सबसे पहले मोशन। सबसे पहले जो मोशन है, मोशन को समझना है कि मोशन की स्टडी हम कैसे कैसे करते हैं। तो मोशन की स्टडी हम 3 तरीके से करते हैं। पहला है स्टैटिक्स, दूसरा है काइनेमेटिक, और तीसरा है डायनामिक। स्टैटिक में हम लोग पढ़ते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, मतलब अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो हम उसके बारे में स्टैटिक्स में पढ़ते हैं। दूसरा है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम मोशन के बारे में तो पढ़ते हैं लेकिन उसके कॉज के बारे में नहीं पढ़ते। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि जैसे ये मार्कर है, मैं इसको छोड़ूंगा ये नीचे जाएगा। क्यों नीचे जाएगा इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ पढ़ेंगे कि मार्कर जो है वो किस वेलोसिटी से नीचे गया, क्या इसकी स्पीड थी, कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये सब हम लोग पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में। फिर डायनामिक के अंदर हम पढ़ते हैं कि इनके कॉजेस क्या थे, कौन सा फोर्स था, कौन सा फोर्स लग रहा था, कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा था, ये सारी चीजें हम लोग डायनामिक्स के अंदर। तो हम जो आज चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ काइनेमेटिक्स की बात करेंगे कि काइनेमेटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ कि मोशन के क्या क्या फैक्टर्स, उसमें हम किसी भी तरीके के कॉज को नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो आज चलिए बात करते हैं अब जो ये वर्ड है मोशन, व्हाट इज मोशन। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि मोशन क्या होता है। इसके साथ साथ मोशन पढ़ने के साथ साथ हमको पढ़ना होगा रेस्ट। मोशन क्या है और रेस्ट क्या है। मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में और अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन को चेंज कर रही होती तो हम बोलते हैं वो मोशन। इसके अपोजिटली अगर कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में और अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही होती है तो हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। फॉर एग्जांपल, आप अपने घर से निकलिए और कोई भी बाहर पेड़ है, वो पेड़ क्या है, आप आज निकलिए, कल निकलिए, परसों निकलिए, किसी भी डे को निकलेंगे आप देखेंगे ये क्या है, रेस्ट पर है। मतलब आप कभी भी जाकर देखेंगे वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन मोशन में आप घर से स्कूल जाते हैं, घर से कोचिंग आते हैं, ये सारी कंडीशंस क्या कहलाती हैं, मोशन की। मतलब चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन क्या कहलाता है, मोशन। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड देयर सराउंडिंग। अब ये देयर सराउंडिंग वर्ड जो है इसका क्या मतलब, इसका क्या मीनिंग है कि सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब है कि हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं। मान लेते हैं कि जैसे ये पेड़ है, मैंने देखा कि अभी ये रेस्ट में है, लेकिन अगर हम किस रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं तो ये मुझे रेस्ट में दिख रहा है। लेकिन सोचिए ये पेड़ कहां पर होगा। मान लेते हैं कि मैं सिटी सुल्तानपुर से पढ़ा रहा हूं तो ये सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर कहाँ है, इंडिया में। इंडिया कहाँ पर है, इस अर्थ पर। और अर्थ के बाहर अगर कोई मून से खड़ा होकर इसको देखेगा, इस पेड़ को, तो वो क्या देखेगा कि ये पेड़ लगातार मूव हो रहा है। तो जो ये सराउंडिंग है
इस वर्ड का मतलब यही है कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम अभी समझते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है जो ऑब्जर्वर मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है किस चीज को, कि ये जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये इसको ऑब्जर्व करने वाला कोई होगा ना, तभी तो हम बता रहे हैं कि मोशन है। तो ये जो मोशन को ऑब्जर्व करने वाला है उसी को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब सराउंडिंग होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर सराउंडिंग नहीं होगी तो हम, जैसे मैंने अभी देखा कि ये पेड़ तो रेस्ट में है, लेकिन अगर कोई स्पेस से खड़ा होकर देखेगा तो ये पेड़ भी उसे कैसा दिखेगा, मोशन में। तो सराउंडिंग जरूरी है। आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। आप सबने कभी ना कभी ट्रेन में ट्रैवल किया होता है। जब दो ट्रेन पैरेलल चल रही होती हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी ट्रेन चल रही है, ये वाली या ये वाली। आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए जो सराउंडिंग है, कंपैरिजन करने के लिए है, वो ऑब्जेक्ट भी सेम स्पीड से ही मोशन कर रही है। तो आप समझ ही नहीं पाते हैं कि हम रेस्ट में हैं या फिर मोशन में हैं। तो इसलिए मोशन में सराउंडिंग का होना जरूरी है। इसके साथ साथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। मतलब आज मान लेते हैं, जैसे मैंने अभी बोला था कि आप पेड़ को देखते हैं, आज भी देखा, कल भी देखा, परसों भी देखा, डेली आप देख रहे हैं पेड़ वहीं का वहीं है। तो मतलब क्या है कि अगर उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे क्या है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। इसके साथ साथ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये सारी चीजें आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। फिर भी मैं आपको जल्दी से रिकॉल करा देता हूं। व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है? टोटल लेंथ ऑफ पाथ। और ये क्या है? मिनिमम डिस्टेंस। आप समझते हैं कि ये क्या है? टोटल लेंथ ऑफ पाथ और मिनिमम डिस्टेंस। मान लेते हैं कि ये मेरा घर है और यहां मेरा स्कूल है। मुझे घर से स्कूल जाना था, तो ऐसे कोई फ्लाईओवर तो बना नहीं है, मेरे पास हेलीकॉप्टर तो है नहीं, मैं सीधा से यहाँ से यहाँ जाऊँगा। तो क्या है, कुछ रास्ते होंगे, उन्हीं रास्तों पर मैं चलकर जाऊँगा। ये रास्ता यहाँ से यहाँ गया और फिर ये यहाँ से यहाँ। मान लेते हैं ये 2 मीटर की डिस्टेंस, ये 3 मीटर, या फिर 3 और 4 ले लेते हैं ताकि समझना आसान। ठीक है, चल। तो अब जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ पाथ है, मतलब आपने कितना रास्ता तय किया। मतलब यहाँ से यहाँ गए 3 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक है 4 मीटर, मतलब इसमें आएगा 7 मीटर। मतलब आपने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल? 7। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस का मतलब है हम इन दोनों चीजों, दोनों जो पॉइंट्स हैं इनको आपस में ज्वाइंट कर देंगे और जो ये डिस्टेंस आएगी ये क्या कहलाएगी? मिनिमम डिस्टेंस। और इसी को हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का, जो कि होगी 5 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आ जाएगी 5 मीटर। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी? 5 मीटर। अच्छा, अब यहाँ से कंक्लूजन पे हम पहुंचेंगे। उससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं ये मान चल रहा हूं कि आपने जो आपका पिछला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसको पढ़ा होगा और उसमें आपने समझा होगा कि ये स्केलर और वेक्टर क्या होता है। स्केलर वो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, ये दोनों चीजें होती है। ठीक है, चलिए। तो जो डिस्प्लेसमेंट है मैं बताऊंगा कि मैं हूं
जो घर था वहां से स्कूल गया, तो मतलब मेरी डायरेक्शन ये होगी। मतलब डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है, डायरेक्शन होती है, और डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इसके साथ साथ आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन, मतलब डिस्टेंस, मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं कि डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन होगी डिस्प्लेसमेंट के, या फिर डिस्टेंस ऑलवेज लेस देन होगी डिस्प्लेसमेंट के, या फिर डिस्टेंस इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट के, या फिर डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी डिस्प्लेसमेंट। तो आपका ऑप्शन होगा ये 4। आपने यहीं से देखा कि कुछ भी हो जाए, कोई भी कंडीशन हो जाए, डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से के बराबर तो हो सकती है, लेकिन बड़ी छोटी नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए इसके बाद हमको पढ़ना है डिस्टेंस। देख लिया, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक सर्कुलर पाथ है, तो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंचा, हाफ सर्कल ले लेते हैं, सेमी सर्कल, मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट, तो डिस्टेंस हमने ट्रैवल की ये, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होगी ये। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होगी वो होगी पाई आर, और जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी 2r, अगर इसकी रेडियस r है तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझ लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे वेलोसिटी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम लोग पहला, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर, तो कैसा, मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट वो मुझसे 5 मीटर की दूरी पर थी। कब देखा मैंने, फर्स्ट मिनट, मतलब 1 मिनट पहले मैंने देखा था कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो मुझसे 5 मीटर की दूरी पर थी। क्या करते हैं, 2 मिनट के बाद देखता हूं अभी भी वो 5 मीटर की दूरी पर है, 3 मिनट, तब भी वो वहीं पर है। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो एक टाइम का जो एक्सिस होगा उसके पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। वही क्या बताएगा कि ऑब्जेक्ट कैसी है, पोजीशन कौन सी है उसकी, रेस्ट पर। इसके साथ साथ जब ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में देखते हैं, 1 मिनट में देखा आपने कि वो 5 मीटर पे थी, दूसरे मिनट पर देखा आपने कि वो 7 मीटर पर पहुंच गई, तीसरे मिनट पे देखा कि वो 10 मीटर पर पहुंच गई। तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट लगातार अपनी पोजीशन में चेंज कर रही है। अच्छा, ये जो मैंने कर्व लाइन बनाई है इसका मतलब क्या है कि वो मोशन यूनिफॉर्म